आज का हमारा सब्जेक्ट है MGT211। ये कोड है और सब्जेक्ट का नेम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। मोस्टली इसके MCQs बेस पेपर आया हुआ होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का सब्जेक्टिव भी इंक्लूडेड होता है, तो यहाँ पर आपके सब्जेक्टिव के आंसर भी क्लियर होंगे। सो डोंट वरी, इस वीडियो में आपके जो हैंडआउट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं हर चैप्टर के लिहाज से, जिसमें से MCQs बनने हैं, वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। सो आई कैन से दिस टू यू कि आपको कोई और वीडियो या हैंडआउट से तैयारी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। जस्ट दिस वीडियो विल बी इनफ फॉर फाइनल राउंड प्रिपरेशन। ठीक है, बस आपने सारे के सारे MCQs को ध्यान से सुनना है और याद करना है, याद जरूर रखना है। ठीक है, मिड टर्म में मैंने कहा था कि आपके लेक्चर नंबर 18 है, अब हम आगे लेक्चर नंबर 19 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मैकडॉगर थ्योरी एक्स एंड वाई। ये थ्योरी जो थी मैकडॉगर ने पेश की थी, एक्स एंड वाई। अगर इसको मैं आप एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाना चाहूँ तो लेट्स सपोज हमारे पास दो डॉक्टर हैं। ठीक है, एक डॉक्टर जो है डॉक्टर ए, वो डॉक्टर इसलिए बने हैं ताकि वो अपनी फाइनेंशियली इनकम को सपोर्ट कर सके, अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो डॉक्टर बने हुए हैं। लेकिन दूसरी साइड पे डॉक्टर बी हैं जो कि इसलिए डॉक्टर बने हैं कि वो अपने शौक को पूरा कर सके। उन्हें डॉक्टर बनने का शौक था, जस्ट ये पर्पस था। ठीक है, अब जो डॉक्टर ए हैं जो मजबूरी की वजह से डॉक्टर बने हुए हैं, वो थ्योरी एक्स में है। लेकिन वो डॉक्टर जो शौक की वजह से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, वो थ्योरी वाई में है। ठीक है, सो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में यही आप लोगों ने याद रखना है कि थ्योरी एक्स मतलब कि वो काम जो मजबूरन करना पड़े, पसंद ना हो लेकिन उसको करना ही करना है, और थ्योरी वाई वो जो कि हम शौक से काम करते हैं। एवरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डिसलाइक्स वर्क बाय नेचर। थ्योरी एक्स में है पीपल वर्क बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, किसी प्रेशर की वजह से वर्क करते हैं। प्रेशर कैन बी, किस चीज़ का प्रेशर हो सकता है? सैलरी का, एडवांसमेंट का, रिस्पेक्ट का, या कुछ अदर फोर्सेस की वजह से। तो इसमें से यही MCQs बन सकता है। थ्योरी वाई में से अगर MCQs बनेगा तो याद रखना है पीपल इनहेरिटेंटली लाइक टू वर्क, लाइक मतलब के लोग वर्क को करना पसंद करते हैं। उसके बाद मैकडॉगर थ्योरी एक्स एंड वाई में क्या है? वाई टाइप मैनेजर्स माइट यूज पनिशमेंट एंड थ्रेट टू मेक पीपल वर्क। वाई टाइप मतलब कौन से? यानी कि वो वर्कर्स जिनमें उनको शौक नहीं है काम करने का, वो मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। तो बेसिकली वो जब शौक से काम नहीं करेंगे तो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। तो वाई टाइप के जो वर्कर्स होते हैं उनको पनिशमेंट या थ्रेट दी जाती है ताकि वो अपना काम अच्छे से सर अंजाम दे। कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ दिस वर्क वेरी क्लोजली, और अपनी एक्टिविटीज को बहुत क्लोजली कंट्रोल करें। ये भी MCQs बन सकता है, तो याद रखना ये बेसिकली सब्जेक्टिव के लिहाज से भी बने हुए थे, ट्रू एंड फॉल्स, तो इस चीज से भी आप आगाह रहना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी, वाई टाइप मैनेजर्स विल आइडेंटिफाई द बैरियर्स विच आर कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स फॉर वर्कर्स एंड ट्राई टू एलिमिनेट दोज बैरियर्स। वाई टाइप मैनेजर्स जो है वो देखते हैं कि कौन से बैरियर्स हमारी प्रॉब्लम को काज कर रहे हैं और उनको अच्छे से जांचते हैं। इन सब सिचुएशंस मैनेजर्स हैव टू अडॉप्ट एक्स टाइप बिहेवियर एंड इन सम सिचुएशंस दे हैव टू अडॉप्ट वाई टाइप बिहेवियर। कुछ में एक्स होता है और कुछ में वाई टाइप बिहेवियर होता है। कल्चरली इन सोसाइटीज मैनेजर्स आर मूविंग टूवर्ड्स वाई टाइप बिहेवियर फ्रॉम एक्स टाइप बिहेवियर। कल्चरली ये भी याद रखना कि हो सकता है आपका MCQs बना हुआ पहले एक्स और फिर वाई हो, तो याद रखना कि बिहेवियर में कल्चरली लोग मूव करते हैं वाई टाइप से एक्स टाइप में। पहले शौक से काम करते हैं लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टायर्ड हो जाते हैं, तो उसको एक्स टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाई डू पीपल वर्क? लोग वर्क क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ नीड, अ स्टेट ऑफ फेल्ट एप्रीविएशन। ओके, उसके बाद मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। इसमें जस्ट आपने याद रखना है कि इसके पार्ट्स हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एस्टीम नीड्स होती हैं, सासे कमतरी का शिकार जो लोग होते हैं, सोशल नीड्स हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं, और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। उसके बाद है बायोलॉजिकल नीड्स। व्हाट आर द बायोलॉजिकल नीड्स? MCQs बन सकता है। सो बायोलॉजिकल नीड्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी सर्वाइवल। वो वाली नीड्स जो कि हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं, वो होती हैं बायोलॉजिकल नीड्स, जिसमें है ड्रिंक, एयर, स्लीप एक्सेट्रा। वो वाली सारी नीड्स जो आपके जहन में आती हैं कि उनके अलावा हम जिंदा नहीं रह सकते, तो वो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स कौन सी होती हैं? कोल्ड, हीट, सैंड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, एनिमल्स, एनिमीज, तो ये आप खुद ही पहचान लोगे। उसके बाद है सेल्फ एस्टीम, worth attached by human beings to themselves. People who have high self-esteem are more
ओके। लोग ज्यादातर जिनके अंदर ज्यादा एहसास कंपनी के लोग शिकार होते हैं वो खुद के साथ ज्यादा अटैच नहीं होते और क्या होता है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी के शिकार होते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है जी, फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वन पोटेंशियल, यूज ऑफ हायरार्की इन मोटिवेशन में इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, बायोलॉजिकल नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय गिविंग सैलरीज, प्रोवाइडिंग फ्री एंड चीपर फूड, एम्प्लॉयज प्रोवाइडिंग रूटीन आइटम्स एट कंसेशनल प्राइसेस। उसके बाद नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स में हेलमेट, ग्लासेस, ग्लव्स, ये आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जस्ट एमसीक्यूज आएगा कि आप गेस करें कि ये कौन सी नीड है, सोशल नीड्स है, सेफ्टी नीड है, तो आप खुद से ही देख सकते हैं इनको। अगर रीड करना चाहें तो रीड भी कर लेते हैं जी। मेडिकल फैसिलिटीज, हाउस रेंट, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज, ये सारी सेफ्टी नीड्स होती है। सोशल नीड्स कौन सी होती है, कंबाइंड लंच एंड डिनर, स्पोर्ट्स, फन फेयर, म्यूजिकल प्रोग्राम्स, ऑर्गेनाइजेशन इंकरेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद हम हैं जी लेक्चर नंबर 20 पे। लेक्चर नंबर 19 से जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो सारे हो गए आपके कवर। अब है लेक्चर नंबर 20, यूज हायरार्की ऑफ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम। फॉर सेल्फ एस्टीम के लिए आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसमें इंक्लूड क्या होता है, designation of individual, status of organization, recognition of employees in the organization. Self-esteem has direct relationship with productivity एक्सेट्रा। सेल्फ एस्टीम मतलब क्या कि आप किसी भी इंसान के अंदर सेल्फ एस्टीम को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, उसको रिवार्ड्स दे के, उसकी प्रमोशन करके, उसको मोटिवेट करके, उसका स्टेटस में ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस हाई करके। तो ये सारी टाइप्स, ये सारी कैटेगरीज किस में आती हैं, सेल्फ एस्टीम में। उसके अलावा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। व्हाट इज दिस कॉल्ड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वन पोटेंशियल इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये एमसीक्यूज बनेगा, ठीक है। इसमें इंक्लूड क्या है, हाई चैलेंजेस होते हैं, हाई पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से याद रखना कि हाई पोजीशन, समथिंग विल बी वेरी हाई, यानी कि बहुत बड़े आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन हाई है, यानी कि सीईओ, सीएफओ एक्सेट्रा। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ मैस्लोव्स हायरार्की थ्योरी, इट इज possible that human needs may deviate from order given by Maslow. There is a question mark whether needs finish after self actualization or not, ठीक है। तो ये सेल्फ क्वेश्चन मार्क तब होगा जब नीड्स फिनिश होंगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद। उसके बाद टू फैक्टर थ्योरी और हाइजीन। टू फैक्टर थ्योरी में मोस्टली दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये याद रखना है। एक ये वाला, फैक्टर रिक्वायर्स टू कीप एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड हाइजीन फैक्टर। वो वाले फैक्टर्स जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में ही रखते हैं तो वो हाइजीन फैक्टर्स कहलाते हैं। और दूसरा फैक्टर कौन से है, फैक्टर्स यूज टू गेट हाई प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वर्कर्स इज कॉल्ड मोटिवेटर्स, ठीक है। मोटिवेटर्स मीन कि आप अपने वर्कर्स में से हाई प्रोडक्टिविटी मतलब कि उनसे अच्छा रिजल्ट हासिल करें, तो ये इसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा टू फैक्टर थ्योरी और हाइजीन थ्योरी में क्या है कि हर्ट्सबर्ग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना है कि ये प्रेजेंट किसने की थी, हर्ट्सबर्ग ने प्रेजेंटेड दिस थ्योरी बाय टॉकिंग द फिनोमिनन ऑफ ह्यूमन हाइजीन। टू फैक्टर थ्योरी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाइजीन फैक्टर्स, मोटिवेटर्स। तो ये दोनों आपको एक्सप्लेन हो गए हैं कि हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स कौन से होते हैं। उसके अलावा हाइजीन फैक्टर्स फॉल विद इन द बायोलॉजिकल नीड्स, इसमें बायोलॉजिकल नीड्स भी आती है, सेफ्टी नीड्स भी आती है, partially with social needs of Maslow's hierarchy theory. Motivators are almost similar to social needs, self-esteem needs and self-actualization needs of Maslow hierarchy theory. इसमें ये सारी ही इंक्लूड होंगी, लेकिन मोस्टली इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो यही है, हाइजीन फैक्टर्स, मोटिवेटर्स वाला, और ये किसने प्रेजेंट की थी, हर्ट्सबर्ग ने, ठीक है। उसके अलावा है जी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या है, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मोटिवेटेड विद, पीपल किस तरह मोटिवेट होते हैं, एक्सपेक्टेशंस अबाउट रिवार्ड, उनको एक्सपेक्ट होते हैं, वो ये सब्र कर रहे होते हैं कि उन्हें रिवार्ड मिलेगा, या अश्योरेंस ऑफ गेटिंग रिवार्ड बाय डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, कोई भी पर्टिकुलर टास्क को सर अंजाम दें, तो रिवार्ड से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। तो इक्विटी थ्योरी बेसिकली क्या होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है दूसरे लोगों के साथ वो मेंटेन हो। लेट्स सपोज दो ही हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों ने एमबीए किया हुआ है, दोनों के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन एक एम्प्लॉय को 70,000 सैलरी दी जा रही है और दूसरे को 75,000 दी जा रही है, तो ये इक्विटी थ्योरी नहीं कहलाती, जिससे दोनों के बीच में
कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटी को कायम रखें, दोनों को बराबर ही सैलरी दें, क्योंकि दोनों ही सेम टास्क सर अंजाम दे रहे हैं, दोनों के पास सेम नॉलेज है। तो इक्विटी थ्योरी हमें यही एक्सप्लेन करती है, इक्वलेंस इन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, इनपुट और आउटपुट्स दोनों में इक्वल होने चाहिए। इनपुट्स ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर लेवल ऑफ एजुकेशन इक्वल होना चाहिए, स्किल्स, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन, हार्डवर्क, कनेक्शंस, outcomes of employees in an organization, salaries, designation, promotion, benefits, social status, respect in the organization and opportunity, these all are connected to equity theory। ठीक है, ये बेसिकली conceptual बेस्ड है, कॉन्सेप्ट की बेस पे होता है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप क्लियर अपना कर लें। उसके बाद इक्विटी थ्योरी में क्या है, इंडिविजुअल्स विल आल्सो कंपेयर हिज इनपुट आउटकम विद अदर्स इंडिविजुअल इज इनपुट आर आउटपुट। ठीक है, कि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो अपना वर्क दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। हाउ कैन इक्विटी थ्योरी बी इम्प्लीमेंटेड? इक्विटी थ्योरी को हम किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं? मैनेजर हैव टू एक्सप्लेन रीजंस फॉर डिफरेंस ऑफ आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू कीप देम मोटिवेटेड। मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन करें कि हम दूसरे बंदे को रिवार्ड क्यों दे रहे हैं, ताकि जिस बंदे को रिवार्ड नहीं मिल रहा उसका सारा ही जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। पीपल कंपेयर देयर रिवार्ड्स विद द अदर मार्केट एज वेल। अच्छा, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज में फ़र्क याद रखना, एम्प्लॉयज वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, नॉर्मल वर्कर, ठीक है, और एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो कि एम्प्लॉयज को काम देते हैं, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं ना, हाई लेवल के लोग, वो होते हैं एम्प्लॉयर्स, और एम्प्लॉयज क्या, जो नॉर्मल पोजिशन पे होते हैं। सो यहाँ पर हमें लेक्चर 2 जो है वो कवर हो गए हैं। उसके बाद हमारा तीसरा लेक्चर है लेक्चर नंबर 21, रेनफोर्समेंट थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। रेनफोर्समेंट थ्योरी हमें क्या बताती है कि हमारे अंदर लेट्स सपोज कोई ऐसा बिहेवियर है जो कि पॉजिटिव है, लोगों ने उसको देखे और बहुत तारीफ की है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी उस बिहेवियर को ज़रूर करना चाहेंगे। तो जो मोटिवेशन है ना हमारे लिए, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो री थ्योरी में यही है कि आप अपने पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ाओ और नेगेटिव बिहेवियर को रिमूव करो, लोगों की हेल्प करके। ठीक है, लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। टू स्ट्रेंथन डिजायर्ड बिहेवियर एट वर्क प्लेस, टू फोर्स दी वर्कर्स टू अडोप्ट दैट बिहेवियर, ताकि अपना जो बिहेवियर, आपका स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है उसको अडोप्ट करो। देयर आर टू वेज ऑफ री इन्फोर्समेंट में दो वेज होते हैं, एक है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, दूसरा है नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट में वो जो कि आप कोई भी अच्छा काम सर अंजाम दो और आप उससे मोटिवेट हो जाओ दूसरों की मदद से, यानी कि दूसरे आपको मोटिवेट करें तो आप उसको दोबारा रिपीट करोगे, तो ये जरूर होना चाहिए। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट क्या होता है कि आप कोई भी गलत काम कर रहे हो तो उसको रिमूव करो। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन इनकरेजिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर, यानी कि इनकरेज करना। नेगेटिव मीन्स के डिस्करेज करना पर्टिकुलर, यानी कि इस काम को स्टॉप कर दो। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनमें कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस कैन बी एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयर। पर्पस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस इज टू गिव अ फीलिंग ऑफ अ फैमिली। ह्यूमन रिलेशंस का पर्पस क्या है, याद रखना, गिव अ फीलिंग ऑफ फैमिली। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जॉब इनरिचमेंट का क्या मतलब होता है, दिस इज नीडेड व्हेन पीपल आर अंडर परफॉर्मिंग। जॉब इनरिचमेंट मतलब ये याद रखना कि प्रमोशंस, ठीक है, यानी कि किसी को अच्छा वर्क देना, उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ा देना। दिस इज नीडेड व्हेन पीपल आर अंडर परफॉर्मिंग, जब वो अपना कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और हम उन्हें आके बोल देते हैं कि भाई आपने ये वाला काम भी करना है, तो वो जॉब इनरिचमेंट की कैटेगरी में आती है। जॉब इनरिचमेंट मीन्स एडिंग समथिंग इनटू अ जॉब to provide opportunities to employees to apply their talent, knowledge and creativity for performing more in the organization। उसके बाद है जॉब रीडिजाइनिंग। जॉब रीडिजाइनिंग में क्या होगा कि आप अपने टास्क को दोबारा रीडिजाइन करो। ठीक है, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो आई एम डैम श्योर कि आपके सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे और मिड टर्म की तरह फाइनल टर्म में भी आपका अच्छा रिजल्ट ही आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ। आइडिया ऑफ एमबीओ इज ऑपोजिट टू द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। याद रखना एमसीक्यूज के, एमबीओ का आइडिया ऑपोजिट किसके है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के। डिसीजन एंड प्लानिंग इज मेड इन कोलैबोरेशन विद द सब
ऑर्डिनेट्स, ठीक है। आपके एमबीओ में क्या है कि आपके जो डिसीजंस ऑन प्लानिंग्स है ना, वो आपके सब ऑर्डिनेट्स के साथ मिलजुल के होने चाहिए, उनकी सलाह भी लेना जरूरी है। सब ऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? जूनियर, ठीक है। कि यानी कि जो हाई लेवल के मैनेजर्स हैं उनका काम है कि वो अपने जूनियर्स, अपने सब ऑर्डिनेट्स को साथ सलाह मशवरा करके कोई भी डिसीजन या प्लानिंग करे तो वो एमबीओ कहलाता है। उसके बाद डिफिकल्टीज विद एमबीओ। एमबीओ में डिफिकल्टीज क्या है? पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड देयर फिलोसफी ऑफ एमबीओ। बेसिकली लोग किसी दूसरे की बात को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे होते, तो राय से मशवरा लेना थोड़ा, राय या मशवरे से डिसीजंस लेना थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। Application of MBO, subordinates set their goals by themselves with the consultancy of the top management. Subordinates क्या कह रहे होते हैं जी? हमने अपना काम करना है, हम आपकी टॉप लेवल की मैनेजमेंट से इतना सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो ये एक एप्लीकेशन है, याद रखना। एप्लीकेशन ऑफ एमबीओ का एमसीक्यूज है। उसके बाद साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है वो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। विद द अचीवमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर्स विल हैव हाई लेवल ऑफ मोरल एंड सेटिस्फिकेशन। लीडर्स, व्हाट आर लीडर्स? लीडर्स क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि इन्फ्लुएंस करता है लोगों को किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, वो लीडर कहलाता है। अ पर्सन हु इन्फ्लुएंस पीपल फॉर the achievement of predefined goals is called leader. लीडरशिप में क्या होता है? लीडरशिप एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। इंसान के अंदर ऐसी काबिलियत जो कि वो इसके इस काम आए कि वो दूसरों को मोटिवेट कर सके, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, तो वो लीडरशिप कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड अ मैनेजर। मैनेजर और लीडर के बीच में डिफरेंस याद रखना। लीडर इज अ चेंज एजेंट, मैनेजर आर मोर कंसर्न विद द स्टेटस। ओके, मैनेजर्स को मोस्टली अपने स्टेटस से तल्लुक होता है, लेकिन जो लीडर्स होते हैं वो चेंज एजेंट होते हैं। लीडरशिप पावर्स ऑफ लीडर्स, पोजीशन ऑफ पावर्स, पर्सनल पावर्स होती हैं। ऑल दोज पावर अथॉरिटीज व्हिच आर अटैच्ड टू अ पोजीशन आर कॉल्ड पोजीशन पावर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो तमाम पावर या अथॉरिटीज जिसमें जो कि किसी की पोजीशन के साथ अटैच होती है वो कहलाती है पोजीशन पावर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी पावर अटैच विद सम पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल पावर। ऐसी पावर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ अटैच हो वो पर्सनल पावर कहलाती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ लीडर फ्रॉम लेक्चर नंबर 21। लीडर्स who take decisions by themselves. This type of leadership is used in those circumstances where there is not much time for decision making. Managers take more powers when managers do not trust their subordinates. Subordinates जो हैं वो ट्रस्ट नहीं, मैनेजर्स जो है वो अपने सब ऑर्डिनेट्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, तो ये इस तरह की लीडरशिप है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक। अच्छा, डेमो और ऑटोक्रेटिक में बस यही इंपॉर्टेंट है कि लीडर्स हु टेक डिसीजंस बाय देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोक्रेटिक। जो डेमो होते हैं उसमें क्या, लीडर्स, डेमोक्रेटिक लीडर्स शेयर दी आइडियाज, ठीक है। जिसमें आइडियाज आप शेयर करते हो वो डेमोक्रेटिक होते हैं और जहां पर आप नहीं करते वो ऑटो होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना। उसके बाद है फ्री रेन लीडर्स। व्हाट आर दिस कॉल्ड? ये कौन होते हैं? फ्री रेन लीडर्स, मैनेजर्स डिपेंड मोर अपॉन सब ऑर्डिनेट्स। ऐसे मैनेजर्स जो कि अपने सब ऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज, अपने जूनियर्स पे ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे तो ही हमें कोई फायदा होगा, तो वो फ्री रेन लीडर्स होते हैं। उसके बाद है encourage the subordinates to make decisions by themselves. This approach is practiced when staff is highly motivated, people are working in synergistic environment, fully trained people. उसके बाद हमारा जी नेक्स्ट है जी डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप स्टाइल इन ऑटोक्रेसी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देयर विल बी अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बट नो अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑटोक्रेसी में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो सकती है। डाउनवर्ड मतलब कि निचले तबके के जूनियर्स के दरमियान, अपवर्ड मतलब कि टॉप लेवल मैनेजर्स के दरमियान, वन वे कम्युनिकेशन। उसके बाद जी इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है, देयर इज बोथ वे कम्युनिकेशन, अप और डाउन दोनों के दरमियान, यानी कि सब ऑर्डिनेट्स और लीडर्स के दरमियान और हाई लेवल लीडर्स के दरमियान जो बातचीत होती है वो कौन सी कहलाती है? डेमोक्रेसी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स। उसके बाद है इन फ्री रेन। फ्री रेन में क्या होता है, देयर विल बी मोर कम्युनिकेशन अमंग सब ऑर्डिनेट्स एंड ओकेजनल कम्युनिकेशन अमंग सब ऑर्डिनेट्स एंड मैनेजर्स। मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। उसके बाद है कंटीन्यूसी approach of leadership. Every job has its own uniqueness. With the check is task, different type of leaders and different leadership
style is required. So here we are on lecture number 22. लेक्चर नंबर 22 में से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस हम रीड करेंगे. मार्केटिंग. मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है. ऑल दोज एक्टिविटीज विच मेक द एक्सचेंजेबल पॉसिबल. ऐसी तमाम एक्टिविटीज जो कि एक्सचेंज को पॉसिबल करे मार्केटिंग कहलाती है. एक्सचेंज से मीन्स क्या कि हम मार्केट में जाते हैं, जाके किसी भी इंसान से कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो वो मार्केटिंग कहलाती है. एक्सचेंज में क्या इंक्लूड होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन. ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनाइजेशन का एक्सचेंज होना, प्लेसेस का एक्सचेंज होना, एक्सेट्रा. अ सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डिजाइन टू प्लान, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोट. ये 4 पीस भी आपको याद होना चाहिए. सर्विसेज एंड आइडियाज इसका पोटेंशियल कस्टमर. ठीक है. सो मार्केटिंग से रिलेटेड यही आपने याद रखने के 4 पीस इसमें इंक्लूडेड हैं, और किसी भी चीज का एक्सचेंज करना. उसके बाद है पोटेंशियल कस्टमर्स. अ पर्सन, अ बॉडी, एन इंस्टीट्यूशन और अ फर्म हु हैज नीड money, willingness to spend money is called potential customers. System, a set of interrelated and interdependent activities. ऐसी एक्टिविटीज जो कि इंटररिलेट कर रही हो या डिपेंड कर रही हो तो वो सिस्टम कहलाता है. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से. ठीक है. जिनको मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, वो लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है. ठीक है. उसके बाद है प्लानिंग फॉर मार्केटिंग. व्हाट शुड बी, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. उसके बाद जी मार्केटिंग में क्या है? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट. ऑल दोज थिंग्स. प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद रखना कि कुछ भी जो कि मार्केट में सेल करने के लिए ऑफर किया जाए प्रोडक्ट कहलाता है. ऑल दोज थिंग्स विच आर टेंजिबल. टेंजिबल और इनटेंजिबल का फर्क याद रखना है. टेंजिबल वो चीज जिनको हम अपने हाथ से छू सकें, और इनटेंजिबल वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम अपने हाथ से ना छू सकें. ठीक है. तो प्रोडक्ट डेफिनेटली टेंजिबल ही होगा ना. सर्विसेज एंड इनटेंजिबल विच आर नॉट टचेबल. मार्केटिंग ऑफ आइडियाज. उसके बाद है जी मार्केटिंग में नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? मार्केटिंग आइडियाज ऑन नॉन बिजनेस एक्टिविटीज. मार्केटिंग आइडियाज जो कि अप्लाई होते हैं नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर वो कहलाते हैं सोशल या सोसाइटिकल मार्केटिंग. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. ठीक है. इसमें इंक्लूड क्या होता है? आस्क फॉर डोनेशंस, ड्राइव स्लो से योर प्रेयर्स. उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर आ रहा है 22 ही है जी. स्टेज इन मार्केटिंग. मार्केटिंग में स्टेज कौन सी होती है? पहली स्टेज है प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज. ये सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं. याद रखना कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज कौन सी होती है? ऑल द एफर्ट्स आर मेड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आर कॉल्ड प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज. प्रोडक्ट, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट में फर्क याद रखना. प्रोडक्ट कौन सी, मतलब कि मैनेजमेंट फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रेदर देन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. मैनेजर्स जो हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ज्यादा फोकस रखते हैं, उसकी क्वांटिटी पे इतना फोकस नहीं रखते, तो वो कौन सी कहलाती है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज. सेल्स ओरिएंटेड स्टेज. दीज ऑल आर सो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. ये आपके सबके ही पेपर में आएंगे. सेल्स ओरिएंटेड स्टेज. सेल्स ओरिएंटेड स्टेज मींस सेलर्स विद द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल्स. उसके बाद मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज. अनसेटिस्फाइड नीड्स फॉर द कस्टमर आर सेटिस्फाइड. ठीक है. मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज मतलब कि जो अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाइड नीड में कस्टमर के लिए कन्वर्ट करना. Social marketing stage. Benefits of society are considered by the organization. Value. Difference between cost and benefits of the product is called value. उसके बाद यूटिलिटी है जी. एबिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी. ठीक है. इसके फॉर्म्स, 2 तरह की फॉर्म्स होती है. टाइम, फॉर्म, प्लेस, ओनरशिप. ठीक है. टाइम कौन सी होती है? कस्टमर्स गेट द कमोडिटी व्हेन दे वांट. फॉर्म में क्या है जी? कन्वर्टिंग द शेप ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर. एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट करना फॉर्म यूटिलिटी कहलाती है. प्लेस मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एक से दूसरी जगह पर प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना प्लेस यूटिलिटी कहलाती है. ओनर मतलब कि प्रोडक्ट को ओनर करना. मैन्युफैक्चर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंड बायर्स थ्रू द. स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि ज़्यादातर रिपीट होते हैं और इनमें फार्मूले भी हैं. ठीक है. जो कि फार्मूले भी आपको ज़रूर आने चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ये मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में प्रोवाइड करूँगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लेक्चर नंबर 19 से 45 तक के तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. ठीक है. सो ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मिलेंगे. जुड़े रहिए और पार्ट 2 की वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा अपने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के टॉपिक को कवर करने के लिए. ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी. अल्लाह हाफिज.